नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे विकास के बारे में कि विकास क्या है, क्या इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनके आधार पर इनका आकलन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। विकास अंग्रेजी में शब्द है इसका डेवलपमेंट। इसका अर्थ, विकास का अर्थ है कि विकास शब्द परिवर्तन की गति को इंगित करता है जिसके अंतर्गत एक अवस्था दूसरी अवस्था का स्थान लेती हुई आगे बढ़ती है। यानी विकास किसको कहेंगे कि एक अवस्था है, उस अवस्था से हम दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं, उसे विकास। आज है उससे कल बेहतर होना, वो विकास कहलाता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करती हुई दूसरा अर्थ है कि विकास उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा का विचार है। क्या है कि उन्नति, प्रगति और बेहतर जीवन की एक अभिलाषा, कि आज हमारा जो जीवन स्तर जिस अवस्था में उससे कल की ओर बेहतर हो, इस अवस्था को इंगित करने की एक अभिलाषा का विचार है। तो जिसकी हम लगातार अपने राज्यों से, अपने समाज से एक मांग करते हैं कि हम विकास की उस अवस्था को प्राप्त करें। आइए इनकी परिभाषाओं के बारे में विचार करें ताकि इसका अर्थ और स्पष्ट हो सके। गुनार मीडल ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि विकास का अभिप्राय आधुनिकीकरण के आदर्शों को सामाजिक जीवन में उतारने से है। कि आधुनिकीकरण के जो मापदंड, यानी समय के अनुसार जो आधुनिकीकरण के नए नए मापदंड आते रहते हैं, उन मापदंडों का और उन आदर्शों को सामाजिक जीवन में, अपने निजी जीवन में उन स्तर को उतारने का नाम ही विकास है। गुनार मीडल ने परिभाषा दी है, से अक्षर से याद करनी है। होबाउस ने विकास के 4 मापदंड बताए कि विकास को मापने के कौन कौन से मापदंड हो सकते हैं। उन्होंने पहला है मात्रा के रूप में विकास को मापने की बात कही थी। दूसरा, उन्होंने कार्य क्षमता के अनुसार विकास को मापने की बात कही थी। तीसरा, स्वतंत्रता के आधार पर। और चौथा, सेवा की पारस्परिकता। तो इन 4 मापदंडों के अनुसार होबाउस ने विकास को मापने का प्रयास किया था। तो चारों शब्दों को याद करने का प्रयास करना। चौथा है, मिचेल्स ने विकास को मापने के 6 मापदंड बताए हैं। 6 के नाम मैंने विस्तार से नहीं लिखे हैं। तो याद रखना कि विकास का अर्थ क्या है, इसकी और परिभाषा क्या है। विकास का अर्थ आज जो है हम उससे कल की ओर बेहतर अवस्था को प्राप्त करना विकास है। और होबाउस ने इसके मापने के 4 मापदंड बताए हैं और मिचेल्स ने इसे मापने के 6 मापदंड बताए हैं। इसके बाद है विकास के प्रमुख सिद्धांत। विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। विकास का पहला सिद्धांत है एडम स्मिथ का विकास सिद्धांत। एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम याद है तो बढ़िया, बाकी मुख्यतः इस नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ये पुस्तक जानी जाती है, इस नाम को याद रखना। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित और विकास से संबंधित सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था कि किसान, उत्पादक और व्यापारी हैं वो विकास के दूत कहलाते हैं। और इन्होंने जो विकास का जो सिद्धांत दिया था वो लेस फेयर का सिद्धांत दिया था कि राज्य को व्यक्ति के कार्य में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य और व्यक्ति को वो बाजार के हवाले छोड़ देना चाहिए। तो लेस फेयर का सिद्धांत दिया था। इसको हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य को, और व्यक्ति को बाजार के नियमों के भरोसे या हवाले छोड़ देना चाहिए। तो एडम स्मिथ। उसके बाद में डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है, इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में दिया था। ये मुख्यतः अर्थशास्त्र के जो सिद्धांतकार है, और ये सिद्धांत विकास के रास्ते राजनीति में आते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने वितरण का सिद्धांत दिया था। इनमें याद रखने की, जो भी सिद्धांतकार आते हैं, सिद्धांतकार का नाम, उनकी पुस्तक का नाम और वो कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था। मुख्यतः ये 3 से प्रश्न आता है। पुस्तक का नाम आता है कि पुस्तक किसने लिखी थी, या ये सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने। तो सिद्धांत का नाम और पुस्तक का नाम और सिद्धांतकार का नाम, तीनों बातें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना। माल्थस का सिद्धांत, इनकी जो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह इष्टतम का सिद्धांत। माल्थस का जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इष्टतम का सिद्धांत। इसके बाद विकास का चौथा सिद्धांत है रोस्टो का सिद्धांत। रोस्टो का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में दिया था। द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पुस्तक में इन्होंने विकास, आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने टेक ऑफ की संकल्पना दी थी। याद रखना, टेक ऑफ की संकल्पना किसने दी, रोस्टो ने दी थी।
इसके बाद में पांचवा सिद्धांत गुनार मेडल का सिद्धांत। गुनार मेडल की पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अनडेवलपमेंट रीजन, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अनडेवलपमेंट रीजन, चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत दिया था। चक्रीय कार्यकरण का सिद्धांत गुनार मेडल। और दरिद्रता का दुष्चक्र शब्दावली का प्रयोग किया था कि ये जो अनडेवलपमेंट रीजन है उनमें दरिद्रता का ये दुष्चक्र है, ये लगातार चलता ही रहता है। इसकी अवधारणा दी थी गुनार मेडल ने। फाई और रेनिस का सिद्धांत। फाई और रेनिस ने दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? फाई और रेनिस ने। लिबस्टीन का सिद्धांत। लिबस्टीन ने क्रांतिक न्यूनतम परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्रांतिक न्यूनतम परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? लिबस्टीन ने दिया था। विकास का अगला सिद्धांत है नेल्सन का सिद्धांत। नेल्सन का जो सिद्धांत है वो निम्न संतुलन पारा सिद्धांत कहलाता है। निम्न संतुलन पारा सिद्धांत किसने दिया था? नेल्सन ने दिया था। विकास का गांधीवादी सिद्धांत जो महात्मा गांधी ने दिया था, इसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, कहते हैं कि गांधी जी ने सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति के पास जो संपत्ति है वो संपत्ति उसकी खुद की नहीं होकर वो एक समाज की धरोहर है, इसलिए व्यक्ति को अपनी संपत्ति समाज के हित में खर्च करनी चाहिए। यानी स्वयं को संपत्ति का मालिक न समझकर स्वयं को संपत्ति का ट्रस्टी समझना। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत मुख्यतः आंद्रे गुडर फ्रेक ने दिया था। निर्भरता सिद्धांत में अगर ऑप्शन में एक ही हो तो आंद्रे गुडर फ्रेक करना है। और इसके अन्य जो समर्थक है वो समीर अमीन, वॉलरस्टीन और पॉल ब्राउन है। याद रखना, निर्भरता सिद्धांत में केवल एक ही पूछा जाए प्रमुख प्रवर्तक तो आंद्रे गुडर फ्रेक, और इसके जो अन्य समर्थक है समीर अमीन, वॉलरस्टीन और पॉल ब्राउन। महानगर उपग्रह संबंध सिद्धांत, ये भी आंद्रे गुडर फ्रेक का है। महानगर उपग्रह संबंध सिद्धांत। नवनिर्भरता सिद्धांत ये डॉस सेंटोस ने दिया था। नवनिर्भरता सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत आंद्रे गुडर फ्रेक और नवनिर्भरता सिद्धांत डॉस सेंटोस ने दिया था। विश्व व्यवस्था सिद्धांत ये इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दिया था। विश्व व्यवस्था सिद्धांत। और वाशिंगटन मतैक्य सिद्धांत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसमें उन्होंने 10 सिद्धांतों का एक समूह था, 10 सिद्धांतों का एक समूह पेश किया था, जो वाशिंगटन मतैक्य या वाशिंगटन सहमति सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद में है सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास। ये किसे कहते हैं? सतत विकास कहो या चाहे धारणीय विकास कहो या पोषणीय विकास कहो या संपोषणीय विकास कहो, चारों शब्दों का एक ही अर्थ है। इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ है। इनका अर्थ है कि वर्तमान को इस प्रकार से विकास करना कि भावी पीढ़ियों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना। यानी भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बगैर वर्तमान की पीढ़ियों का विकास करना। यानी हम किसी भी, चाहे अपना विकास कर रहे हैं या चाहे कोयले का खनन कर रहे हैं या पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। विकास की ये जो अवधारणा है कि सतत विकास या पोषणीय विकास कहलाती है। ये यूएनओ की महासभा ने एक ब्रूटलैंड कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के जो मुखिया थे ब्रूटलैंड, उन्होंने ये सिफारिश दी थी और उन्हीं के नाम, उन्होंने ये संकल्पना सबसे पहले सतत विकास की दी थी ब्रूटलैंड ने, और उन्हीं के आधार पर, नाम के आधार पर इसे ब्रूटलैंड समिति या ब्रूटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। सतत विकास के ऊपर यूएनओ ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष प्रभाव दिया था कि यह नहीं कि पर्यावरण का हम इस प्रकार से दोहन करें, अपने विकास के अंधाधुंध विकास के चक्कर में हम आने वाली पीढ़ियों के हितों को भूल जाएं। उन्होंने 3 सम्मेलन बुलाए थे, 92 में, 2002 में और 2012 में। तो ये महत्वपूर्ण सतत विकास के ऊपर विश्व सम्मेलन 2002 में ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में हुआ था। और सतत विकास के ऊपर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 में हुआ था, ये अर्जेंटीना की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। दोनों सम्मेलन विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने सतत विकास के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया था। और सतत विकास के ऊपर लक्ष्य निर्धारित किए थे, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके एक रिपोर्ट तैयार की थी सतत विकास के ऊपर, एजेंडा 2030 तक सतत विकास के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो SDG कहलाते हैं, सतत विकास गोल कहलाते हैं। ये 17 गोल तय किए थे कुल। वो 17 गोल के अंदर 169 यानी 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि 2030 तक इन 17 गोल्स के अंदर हमें ये 169 लक्ष्य प्राप्त करने हैं। दोनों टर्म्स को अलग अलग याद रखना है। गोल्स कितने निर्धारित किए? 17। टारगेट कितने निर्धारित किए? 169।
तो टारगेट और इन दोनों को अलग अलग याद रखना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि SDG के सतत विकास गोल्स के लक्ष्य कितने, 17, सतत विकास के टारगेट कितने हैं, 169। इसके बाद में है मानव विकास सूचकांक, कि मानव के विकास को आप किस हिसाब से मापोगे। इस मापने के लिए पाकिस्तान के महबूब उल हक ने एक फॉर्मूला तैयार किया था जो मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं HDI। और ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इस फॉर्मूले को UNDP के द्वारा अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा इसको अपनाया जाता है। और ये प्रति वर्ष ये रिपोर्ट जारी, कई बार पूछते हैं कि मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो UNDP जारी करता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, UNDP इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इस महबूब इस UNDP में है क्या, इन्होंने व्यक्ति के विकास को या किसी राष्ट्र के विकास को मापने के 4 मापदंड बताए थे। 4 मापदंड बताए थे। पहला मापदंड है जीवन प्रत्याशा, कि व्यक्ति की जो औसत जीवन प्रत्याशा है, औसत जीवन आयु है, वो कितनी है। जिस देश की में जितना ज़्यादा विकास होगा उस देश की उतनी ही जीवन प्रत्याशा की जो आयु है वो उतनी ही अधिक होगी। जैसे जापान है, नीदरलैंड है, इन देशों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। और जो नाइजीरिया है, अफ्रीकन देश है, उन देशों की जीवन प्रत्याशा, इन औसत जीवन की जो आयु है वो बहुत कम है। दूसरा मापा गया है शिक्षा, कि राज्य के अंदर शिक्षा कितने प्रतिशत लोगों तक उपलब्ध है और शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर मनुष्य के विकास को या राष्ट्र के विकास को मापा गया है। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। जिस राष्ट्र की या जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी वो अपने आप ही उतना ही विकसित माना जाएगा। तो राष्ट्रों की आय मापने के लिए भी सबसे पहले तो राष्ट्र की आय मापते हैं और राष्ट्र की आय के आधार पर इस मानव विकास सूचकांक को माना जाता है। जिस राष्ट्र की आय जितनी ज़्यादा होगी या प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी वो राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित कहा जाएगा। चौथा है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, यदि उस राज्य के अंदर स्त्री और पुरुषों के मध्य कितनी समानता है, उन्हें अधिकारों के अंदर कितनी समानता है, समाज में कितनी समानता है और उनके अंदर शिक्षा में कितनी समानता है, कितनी। तो लैंगिक समानता, इन चारों मुद्दों के आधार पर महबूब उल हक ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और इन्हीं मापदंडों के आधार पर प्रतिवर्ष SDI के द्वारा ये रिपोर्ट तय की जाती है। इस रिपोर्ट में 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां तय की जाती हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। यानी राष्ट्रों का जो आंकलन किया जाता है इसमें की 3 श्रेणियां हैं, उच्च श्रेणी, मध्यम और निम्न। और अगर भारत का आंकलन किया जाता है तो भारत को इस मध्यम श्रेणी में माना जाता है। तो भारत और जो विकसित देश है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, वो उच्च श्रेणी में आते हैं और अफ्रीकन देश है उनको निम्न श्रेणी में माना जाता है। तो इस 3 श्रेणियों में प्रतिवर्ष HDI की रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आज का ये विकास का टॉपिक कंप्लीट हुआ।